हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं श्याम शर्मा सर का अल्टीमेट मेल्टडाउन जो दिल्ली चुनाव में हुआ है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। इंडिया के नेशनल कैपिटल दिल्ली में अभी हाल में ही इलेक्शंस हुए, जिसमें वो दिल्ली जो आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता था। आम आदमी पार्टी के लीडर्स इसलिए बहुत कॉन्फिडेंस में थे और उनके हिसाब से तो स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। उनके टॉमी भी ऐसा ही मानते थे। लेकिन अब मैं चाहता हूं ग्राउंड लेवल पर चेंज देखना। YouTube चैनल पर 25 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग। हम अगर साथ में मिलकर एक्शन ले तो हमारे अंदर ताकत है सरकार हिलाने की, सत्ता पलटने की। स्क्रिप्ट में कॉन्फिडेंस इतना था कि कश्मीरी हिंदुओं के एथनिक क्लेंजिंग पर खुल्लम खुल्ला हंसा भी जाता था। पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे छोटी फिल्मों के। लेकिन उस स्क्रिप्ट के साथ वो हाल हुआ जो हाल लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनकर सलमान भाई के बैक साइड का हो जाता है। जिस पॉलिटिशियन ने एक बार कहा था कि कश्मीर फाइल्स को YouTube पे डाल दो, फ्री हो जाएगी, उनको आज दिल्ली की जनता ने फ्री कर दिया। Delhi has decided and it has given the mandate to the BJP. Arvind Kejriwal, the Aam Aadmi Party convener, Delhi Chief Minister for 9 years, has lost these elections. यमुना मैया की। अच्छा, रिजल्ट फाइनल हो गया सर? कितना? 600 वोट से? सर क्या कारण देखते हैं इसका? अभी बताएंगे। तो हमारे अंदर ताकत है सरकार हिलाने की, सत्ता पलटने की। के टके जो कहते हाथ दे देंगे। भैया, कश्मीरी हिंदुओं का श्राप इनको बहुत जोर से लगा है। तो देखिए, आप तो जानते ही हैं कि ये वीडियो क्या होने वाला है। आज के वीडियो में इस इलेक्शन से जुड़े सबसे इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स और पॉइंट्स को देखेंगे और बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार के पीछे सबसे बड़े रीजंस को भी एग्जामिन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जय यमुना मैया। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का CEO श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। अब देखिए, ये जो रिजल्ट हुआ है दिल्ली का, इट वाज अ वेरी शॉकिंग रिजल्ट फॉर मेनी पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और मैं ही नहीं, आम आदमी पार्टी के खुद के लीडर शॉक में थे। तो आइए इन न्यूक्लियर मेल्टडाउन्स को देखते हैं, बट फर्स्ट प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है? आइए शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे रिजल्ट पे। कहते हैं कि मीडिया ने इनको बताया कि ये जीत रहे हैं। तो मैं ये सोचूं कि रात को आखिरी दिन लोगों के मन में क्या परिवर्तन हो गया, मैं समझता हूं कि ये इन चीजों के परे है। मुझे आई थिंक आई हैव अ गुड आइडिया कि किस मीडिया वाले ने इनको ये बताया होगा। Hate has a gender, hate has a mentor. It has a face, it has a name. Mono is in your home, Mono is in your office, Mono is in the metro. एंडरसन, हम एंडरसन को पुकार रहे हैं, एंडरसन नहीं आ रहा है। एंडरसन, वेयर आर यू? ये घंटी लाया हूँ बजाने के लिए, ये भी एक घंटी लाया हूँ बजाने के लिए। ये घंटी अच्छी बजती है। राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने की गुहार करने वाले मनीष सिसोदिया के पास तो अल्फाज ही नहीं है। सर क्या कारण देखते हैं इसका? अभी बताएंगे। केजरीवाल तो इतने सदमे में चलेगी कि देखिए क्या बोल रहे हैं। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी में सिर्फ एक इंसान खुश है और वो है आतिशी मारलेना जी। कमाल की बात है यार कि उनके बॉस हारे हैं इतनी बुरी तरह से और वो ऐसे पार्टी मना रही हैं। केजरीवाल भी उनको देख के सोच रहे होंगे, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। लेकिन देखिए, बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हमें मिस नहीं करना चाहिए और वो है राहुल गांधी, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के और भी करीब पहुंच गए हैं। राहुल गांधी जी दुनिया के पहले पॉलिटिशियन हैं जो लगातार 90 इलेक्शन हार चुके हैं। यार कसम से यार, जब राहुल गांधी जी ने बोला था कि वो तपस्वी हैं, तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। तो मैंने उस समय उन पे विश्वास नहीं किया था। बट ऑनेस्टली यार, बात तो सही है। क्लियरली इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इलेक्शन जीतने में। ये बस तपस्या करना चाहते हैं। मोह माया में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इनको। अब ये देखिए, 90 नॉट आउट हो चुके हैं। ही इज ओनली 10 अवे फ्रॉम अ सेंचुरी। तो आइए हम सब मिलकर राहुल गांधी जी को फुल सपोर्ट देते हैं। तपस्वी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं कि आप 100 इलेक्शन हारे प्लीज। तो इसीलिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें #pray4 राहुल सेंचुरी। एक तरफ राहुल जी हैं जो तपस्या में लीन हैं, दूसरी तरफ प्रियंका जी हैं जिनको पता ही नहीं कि इलेक्शन में चल क्या रहा है। क्या फैमिली है यार।
इतना इंपॉर्टेंट इलेक्शन है कांग्रेस पार्टी के लिए और वो रिजल्ट को फॉलो भी नहीं कर रही है। और ये है टॉप लीडर कांग्रेस पार्टी की। भैया कांग्रेस का नेपोटिज्म तो अलग लेवल का है यार। करण जौहर के दोस्त भी इस लेवल का नेपोटिज्म एंजॉय नहीं करते, इसीलिए तो इनकी पार्टी को न्यूज चैनल्स पर अमृतसर के कुक्कड़ की तरह रोस्ट किया जा रहा है। अर्नब जी, माहौल बहुत शानदार है और आपको सुनकर बहुत अच्छा भी लग रहा है जिस तरीके से आपने वो बताया कि वो लॉलीपॉप अब मुझे और नहीं चाहिए। अब देखिए आम आदमी पार्टी के कई लीडर बेरोजगार बनकर आंदोलनजीवी बनने वाले हैं, लेकिन देखिए ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए एक सक्सेसफुल करियर के लिए चाहिए होती है करंट इंडस्ट्रियल स्किल्स। आपने देखा होगा रिसेंटली कितने मैसिव लेऑफ्स हुए हैं, सिर्फ एक इंडस्ट्री में नहीं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में। और इसका रीजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई टूल्स का तेजी से बढ़ना। एआई डेली बेसिस पर अपडेट और इंप्रूव होती जा रही है। ये टेस्ला से लेके स्पेस साइंस हर जगह पर यूज हो रही है, चाहे वो कंप्यूटर विजन हो, मशीन लर्निंग हो या न्यूरल नेटवर्क्स हो। बिना इन स्किल्स को अपग्रेड किए सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। मैं नहीं चाहता कि आप भी आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर्स की तरह बेरोजगार होकर आंदोलनजीवी बन जाएं और दिल्ली बॉर्डर पर जाके टिक जाएं। इसलिए एज ए रिस्पॉन्सिबल सीईओ हमने आपके लिए 3 घंटे की एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है एआई पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वैसे तो ये ट्रेनिंग पेड होती है, लेकिन क्योंकि देखिए इतना बड़ा इलेक्शन हुआ है तो इसलिए हमारे पास एक स्पेशल प्लान है। हमारे फर्स्ट 1500 सेक्युलर सब्सक्राइबर्स के लिए ये ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है। आज की डेट में आप बिना अपनी एआई स्किल्स पे काम किए सर्वाइव ही नहीं कर सकते, और इसीलिए आज का टाइम एआई से डरने का नहीं है, एआई को एम्ब्रेस करने का है। हम अपने शो पे एआई टूल्स का बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं, एडिटिंग के लिए, राइटिंग के लिए, रिसर्च के लिए, थंबनेल्स बनाने के लिए। मैंने अपनी रिसर्च में पाया है कि इस वर्कशॉप के बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज हैं। लोगों को प्रोफेशनली काफी मदद हुई है इस वर्कशॉप से। मैंने भी इसे अटेंड किया है और मैं भी इसको 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा। और 10 लाख से ज्यादा लोग मेरी तरह ही इस ट्रेनिंग को अटेंड कर चुके हैं। इस ट्रेनिंग से आप जॉब हंटिंग स्किल्स, परफेक्ट रेज्यूमे, ईमेल राइटिंग स्किल्स, कॉम्प्लेक्स डेटा को एक्सेल शीट में डालने के स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, इवन अपने पर्सनल ब्रांडिंग के स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे आप अपनी अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज कर सकते हैं और बेहतर जॉब सिक्योरिटी भी अचीव कर सकते हैं। तो इंतजार ना करें, इस वीडियो के खत्म होते ही नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक क्लिक करें और अपना फ्री स्लॉट जल्दी ही बुक करें, और इस ट्रेनिंग के व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें ट्रेनिंग के लिए टाइमली नोटिफिकेशंस मिलने के लिए। और आइए वीडियो में वापस चलते हैं, बिकॉज अभी तो देखिए बहुत बड़े बड़े मेल्टडाउन तो बचे ही हुए हैं। अब तो हमें बात करनी पड़ेगी देखिए आम आदमी पार्टी के वफादार सैनिक यानी यूट्यूब के लाना रोड्स की। देखिए पिछले 10-15 साल से बरखा दत्त को भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पनौती माना जाता था। सबको पता था कि बरखा दत्त अगर किसी के साथ भी फोटो खिंचवा ले या इंटरव्यू ले ले तो भैया वो तो इलेक्शन हारने ही वाले। लेकिन पिछले साल में बरखा दत्त से हमारी यूट्यूब की लाना रोड्स ने ये पनौती का ताज बिल्कुल छीन लिया है। देखिए लोकसभा इलेक्शंस के बाद हमारे दुग्गल साहब ने हरियाणा में कांग्रेस को सपोर्ट किया। दूसरी पार्टी है कांग्रेस इंडिया अलायंस, जिनने अपने मैनिफेस्टो में स्वामीनाथन कमीशन आड़े एमएसपी का वादा किया है, लीगल गारंटी के साथ सीधा आपके खाते में। फिर क्या हुआ? The BJP has done much better than expected in the Haryana Assembly elections. As results from the Haryana elections roll in, the BJP looks set to secure an unprecedented third consecutive term in the state. Haryana results, which have shown the Bharatiya Janata Party defy expectations to get an easy majority. उसके बाद महाराष्ट्र में इन्होंने महाविकास अघाड़ी को सपोर्ट किया। मुझे उम्मीद है अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है इलेक्शंस के बाद तो वो इसको लेकर आश्वासन देंगे। मैं और मेरे साथ महाराष्ट्र की जनता इंतजार करेंगे। आप लोग तब तक अपनी तरफ से वोट करना मत भूलना। फिर क्या हुआ? The BJP-led Mahayuti alliance has retained power in Maharashtra. फिर अब दिल्ली में इन्होंने वापस केजरीवाल को सपोर्ट किया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया हो। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में, मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। वाह क्या फकीरी है। और फिर क्या हुआ? 27 साल का वनवास बीजेपी का खत्म हो गया है। जबरदस्त शानदार वापसी सत्ता में करते हुए अब तो हालत ये हो गई है कि फ्यूचर में ये जब कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को सपोर्ट भी करेंगे तो इनके लीडर आके दुग्गल साहब के पैरों पे गिर जाएंगे कि भाई प्लीज अपना सपोर्ट वापस ले ले यार, ऐसे ही लहसुन लगा हुआ है। और देखिए इस रिजल्ट के बाद बड़ी दुखद खबर आई है कि दुग्गल साहब अन्न जल सब कुछ त्याग करके बैठे हुए हैं। हमारे पास लाइव टेलीकास्ट भी है उसका। खा ले टफी, खा ले बेटा।
इलेक्शन के बाद दुग्गल साहब ने सोशल मीडिया पे जाके एग्जाम पेपर का 10 मार्क्स का पूरा निबंध लिख दिया है अपने पापा की हार के बाद। बीजेपी के फैशिज्म को ब्लेम कर रहे हैं और ये भाई साहब जो 2 दिन पहले दिल्ली के एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस की तारीफ कर रहे थे, देखिएगा कल के कल ही बिल्कुल इनको दिल्ली की एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट की बड़ी चिंता होने वाली है। 10-15 वीडियो निकलने वाले अगले साल। दिल्ली के बारे में इनका ओपिनियन उतनी ही तेजी से बदलने वाला है जितनी तेजी से क्रिकेट फैंस का कोहली के बारे में बदलता है। एक इनिंग में भैया वॉश्ड हो चुके हैं, इनके कुछ बस का नहीं है, दूसरी इनिंग में बिल्कुल गोट। अब प्रॉब्लम इनके साथ ये हो गई है ना कि देखिए ये सोच रहे होंगे कि चलो यार हमारे पापा हार गए हैं, यूट्यूब पे जाते हैं ईवीएम को ब्लेम करते हुए एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये भी मुश्किल हो गया है क्योंकि इनके ही एक इन्फ्लुएंसर दोस्त वो भी दिल्ली इलेक्शन में खड़े हुए थे, बड़े जोरों शोरों से खड़े हुए थे। एक रैप सॉन्ग भी बनाया था अपने आप को प्रमोट करने के लिए। उन्होंने कहा था कि भाई बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर हुए हैं एंड देयर लाइक कि भैया आप जो कर रहे हो उससे मुझे इतना इंस्पिरेशन आया। चलो भैया अच्छी बात है, लोग इंस्पायर हुए हैं, इनको तो वोट भी बहुत सारे मिल 185 यार 2 लाख से ज्यादा तो उनके ट्विटर पे ही फॉलोअर है, 185 वोट मिले। अच्छा तो लोग इंस्पायर हो गए हैं, वोट किसी ने नहीं दिया। अच्छा मैं समझ गया। लेकिन ये भाई साहब ने भी ईवीएम को सपोर्ट किया है। इन्होंने भी कहा है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। I have seen EVMs. I went into the strong room and they explained every little thing to me. I asked questions to the EVM engineers. I asked questions to the EC officials and they were very nice. I voted for myself and some people multiple times on different machines, random machines, which were picked by me electoral cheating process. And I am a little stunned. I'm genuinely stunned by how elaborate that system is. And now that I've seen it, I'm going to tell you, my community, I do believe it's unhackable. अब कैसे बनाएंगे दुग्गल साहब ईवीएम पे वीडियो? उसके बाद रवीश कुमार यानी पेटीकोट बाबा, उनका भी बड़ा भयानक मेल्टडाउन हो रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी की हार से केवल बीजेपी खुश नहीं होगी, कांग्रेस भी होगी और वो लोग भी होंगे जो भाजपा के विकल्प में अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ खड़े होते नजर आते हैं। बीजेपी की यह पहली जीत है जिससे उसे हराने की चाह रखने वालों को भी संतोष हुआ होगा। योगेंद्र यादव यानी पॉलिटिक्स के पक चिकपक राजा बाबू, ये भी बहुत दुखी चल रहे हैं बेचारे। It's a setback. It's a setback for Aam Aadmi Party. It's a setback for people like us who are not with Aam Aadmi Party, who have opposed Aam Aadmi Party, but who believed in the possibility of an alternative politics. कुछ लोग तो इतना बौखला गए हैं कि मतलब लाइन से पूरी दुनिया को ब्लेम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की हार के लिए। बीजेपी की गलती है, मोदी की गलती है, डोवल की गलती है, आरएसएस की गलती है, अन्ना हजारे की गलती है, विवेकानंद फाउंडेशन तक की गलती है, किसी को नहीं छोड़ा। अरे यहाँ क्यों रुक गई मैडम? गब्बर सिंह, मोगैम्बो और शाकाल को भी ब्लेम कर देती इसी बहाने। कुछ लोग अब ईडी और सीबीआई को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी प्रे फॉर पंजाब कर रहे हैं। एक और इन्फ्लुएंसर ने निबंध लिख दिया है पूरा इनकी हार के बारे में और वो तो पंजाब के भी आगे बढ़ गए हैं, बंगाल के लिए घबराने लग गए हैं। फिर बात करते हैं आम आदमी पार्टी के एक और स्टार की, अवध ओझा। जब इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी तो बड़ा मीडिया में नाम हुआ था इनका। इन्होंने अरविंद केजरीवाल को भगवान कृष्ण से कंपेयर कर दिया था, लेकिन इन्होंने केजरीवाल जी को ये नहीं बताया कि ये खुद विभीषण है। काशी का एक पंडित हमारा हाथ देखा, बोला कि तुम्हारे हाथ में कंस्ट्रक्शन का लाइन नहीं है लेकिन डिस्ट्रक्शन का 4 गो लाइन है, तो हम किसी का बना तो नहीं सकते लेकिन मिटा जरूर नहीं। अब देखिए हारने के बाद ये काफी स्माइल वगैरह कर रहे थे कैमरा में, क्योंकि देखिए इन्होंने खुद स्टूडेंट्स को यही एडवाइस दी थी। जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो, उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं। तुम हार गए और मुस्कुरा रहे हो, बहुत कीमती मुस्कुराहट है वो। तो ये अपने खुद की एडवाइस ही फॉलो कर रहे हैं। और फिर देखिए अगर हम इस इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें स्वाति मालीवाल के बारे में तो बात करना ही पड़ेगा। स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की मेंबर थी, जिन्होंने बड़े संगीन इल्जाम लगाए थे अरविंद केजरीवाल पर, जिनका कैरेक्टर आम आदमी पार्टी की लीडरशिप ने बहुत खराब करने की कोशिश की थी। आज वो क्या फील कर रही होंगी वो तो इस मीम से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। उन्होंने इलेक्शन के पहले ग्राउंड लेवल पर जा के दबा के आम आदमी पार्टी को एक्सपोज किया है कि कैसे केजरीवाल दिल्ली को लंदन में नहीं बल्कि रावलपिंडी के स्लम में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए सारे नेगेटिव रिएक्शन नहीं है, कुछ पॉजिटिव रिएक्शंस भी आए हैं, खासकर इटली से। और जैसे बीजेपी ने वॉर रुकवा दी थी पापा, वैसे ही इस साल दिल्ली के इलेक्शन में बीजेपी ने इन भाई साहब की मैरिज बचवा ली पापा। हमारे को नहीं चाहिए, हमने अपनी घर की लेडीज को मना ही कर रखा है। हमने तो इतना भी बोल रखा है कि अगर केजरीवाल को वोट देगी ना इस बार, तू अगर वोट दे के भी आ गई
तो अपने डिवोर्स पेपर भी साइन करवा लियो मेरे से। और देखिए एक बात हमको ये भी देखनी पड़ेगी कि ये जो आम आदमी पार्टी की हार है, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की हार नहीं है, ये अमेरिकन डीप स्टेट और फोर्ड फाउंडेशन जैसे फॉरेन इंटरफेरेंस ऑर्गेनाइजेशंस की भी हार। कई समय से एलिगेशंस लगा था अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि वो यूएस डीप स्टेट और फोर्ड फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की पैदाइश हैं। इनफैक्ट फोर्ड फाउंडेशन ने आम आदमी पार्टी के एनजीओस को 2002 से काफी फंडिंग दी है। और जैसे जैसे डीप स्टेट को यूएस में ट्रंप निपटा रहे हैं, होपफुली डीप स्टेट का इन्फ्लुएंस भारत में भी कम हो आप जैसी पार्टीज की हार के साथ। तो देखिए हमने मेल्टडाउन्स तो काफी एंजॉय किए हैं, लेकिन फिर भी ये रिजल्ट काफी शॉकिंग था। और मैं कोई सेफोलॉजिस्ट तो हूं नहीं योगेंद्र यादव या दुग्गल साहब की तरह, तो मैं एक्चुअली इस इलेक्शन के रिजल्ट से काफी सरप्राइज था। मैंने नहीं सोचा था कि बीजेपी इस इलेक्शन में जीतने वाली है। तो अब सवाल उठता है कि बीजेपी जीती कैसे। देखिए एज विद एनीथिंग, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से बीजेपी जीती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में अब बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है आरएसएस का रोल। देखिए 2024 के जनरल इलेक्शंस में बीजेपी ने जो अंडर परफॉर्म किया था, उसका एक बड़ा रीजन था आरएसएस और बीजेपी के बीच की टेंशन। आरएसएस को बीजेपी की जो एरोगेंस थी वो पसंद नहीं आई थी, और इस वजह से उनके काफी कार्डर्स ने कैंपेन ही नहीं किया था जनरल इलेक्शंस में, जिससे बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन लगता है कि बीजेपी ने अब अपनी गलतियों से सीख ली है, अडेप्ट किया है, आरएसएस की तरफ दोबारा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और आरएसएस के साथ जो उनके इश्यूज थे उनको सुलझाया भी है। और आप देखिए कि 2024 के जनरल इलेक्शंस के बाद किस तरह पास्ट कुछ इलेक्शंस में, जैसे कि महाराष्ट्र और हरियाणा में, आरएसएस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बीजेपी को जिताने में। उसी तरह से दिल्ली में भी आरएसएस ने बीजेपी के लिए बहुत बड़े स्केल पर कैंपेन किया है। आरएसएस ने 50,000 से भी ज्यादा ड्राइंग रूम मीटिंग्स कंडक्ट करवाई है, 13,000 से ज्यादा बूट्स ऑन द ग्राउंड डाले हैं। आरएसएस ने इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन डेट्स अनाउंस करने पर ही पहले ही कैंपेन करना शुरू कर दिया था। इन्होंने डोर टू डोर जाके लोगों को एजुकेट किया है। इस कैंपेन ने दिल्ली में 30 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स और 173 से ज्यादा नगरों को कवर किया है। अपने एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर बहुत सारी बस्तीज में जाकर बिल्कुल माइक्रो लेवल पर कैंपेन किया है, जिसमें 1123 छोटे बड़े लोकेशंस इंक्लूडेड हैं। इनके ड्राइंग रूम मीटिंग्स को 4 लाख से ज्यादा लोगों ने अटेंड किया है, जिसमें 55,000 के आसपास विमेन वोटर्स भी आई थी। इन्होंने इस पूरे प्रोसेस के इंपैक्ट को स्टडी करने के लिए विभाग, नगर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसका रेगुलर रिव्यू भी किया है। दूसरी बात है कि भाई बीजेपी ने इस इलेक्शन को एक्चुअली पिछले कुछ महीनों में काफी सीरियसली हैंडल किया है, और जो दिल्ली का मिडिल क्लास वोटर है उस पर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हाइपर फोकस डाला है। आप देखिए कि दिल्ली इलेक्शन के जस्ट पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ऐसा फैंटास्टिक बजट डिलीवर किया है जिससे मिडिल क्लास बहुत खुश हुआ था, और ऑब्वियसली एवरेज दिल्ली वोटर भी इससे बहुत खुश था। बीजेपी ने बिल्कुल हाइपर लोकलाइज तरीके से इस इलेक्शन को अटैक किया है। हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह ही ये इलेक्शन मोदी पर डिपेंडेंट नहीं था, बल्कि स्टेट यूनिट ने इस इलेक्शन का भार संभाला और स्ट्रैटेजी बनाई। साथ में ही मिडिल क्लास वोटर्स को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मीटिंग्स के थ्रू डायरेक्टली कांटेक्ट किया और डायरेक्टली कैंपेन में जोड़ा। बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर आम आदमी पार्टी को डायरेक्टली अटैक किया, और गुजरात और उत्तर प्रदेश के शहरों से कंपेयर किया गया जहां इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग काफी हाई है और काफी तेजी से डेवलप हो रही है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के लोगों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का वादा कर रहे थे 10 साल से, बीजेपी ने प्रॉमिस किया है कि जब वो पावर में आते हैं तो गुजरात जैसे स्टेट्स की तरह ही दिल्ली की डेवलपमेंट को, एजुकेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुपरचार्ज करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आपने जो अच्छी पब्लिक स्कीम्स भी लॉन्च की थी उनको कैंसिल नहीं किया जाएगा, और उनकी सारी स्कीम्स को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, अनलाइक आम आदमी पार्टी। पूर्वांचल का भी एक बड़ा वोटर बेस आम आदमी पार्टी से नाराज था, तो बीजेपी ने पूर्वांचल के लोगों को भी बहुत हाइपर टारगेट किया है और इनके लिए 100 पूर्वांचली लीडर्स को लेके एक टीम भी बनाई है, और इनसे ये भी इंश्योर किया है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद पूर्वांचल के लोगों को भी दिल्ली की गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन मिले। बीजेपी ने दिल्ली में पन्ना प्रमुख स्कीम भी चलाई है, और इस स्कीम के अंदर बीजेपी हर 30 से 60 वोटर के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव असाइन करती है, जिनका काम होता है कि माइक्रो लेवल पर इनकी प्रॉब्लम्स को समझे, इनकी प्रॉब्लम्स को सीनियर लीडरशिप को कन्वे करे और इनको वोटिंग करने के लिए एनकरेज करे। इससे वोटर टर्नआउट भी बढ़ा, और एक आम इंसान को यह भी लगा कि बीजेपी उन पर भी स्पेसिफिकली ध्यान दे रही है। और देखिए बीजेपी ने तो अच्छा परफॉर्म किया ही, लेकिन 10 साल में जो इतनी हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी मिली थी आम आदमी पार्टी को, वो भी आम आदमी पार्टी ने कितनी बुरी तरीके से वेस्ट की है उसको भी देखना पड़ेगा। खुद आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी नहीं हो पाई। केजरीवाल ने कहा था कि आम आदमी पार्टी कोई पावर पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आई है, काम करने के लिए आई है, लेकिन आते ही उन्होंने पावर पॉलिटिक्स शुरू कर दी। अन्ना को हटा दिया, सारे स्ट्रॉन्ग लीडर्स को हटा दिया,
और अपने ऊपर सारी पावर कॉन्सेंट्रेट कर ली और अपने आप को चमचों से घेर लिया। इन्होंने कहा था कि भाई ये करप्शन के खिलाफ हैं और ये करप्ट पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए आए हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी का और खासकर केजरीवाल का ईमानदार नेता का जो ब्रांड था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। खासकर जो लिकर स्कैम के बड़े बड़े एलिगेशंस आए हैं उसके बाद ये ब्रांड और भी फीका पड़ गया। इस वजह से जनरल पॉपुलेशन का भी आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स से विश्वास उठने लगा। आम आदमी पार्टी के टेन्योर में दिल्ली की इंफ्रास्ट्रक्चर की और भी बुरी हालत होने लगी। पोल्यूशन इतना बुरा हो गया है। इन्होंने बोला था कि दिल्ली को लंदन बना देंगे, लेकिन उन्होंने दिल्ली को 2024 लंदन के बजाय 1850 का लंदन बना दिया। आप देखिए कि केजरीवाल की पार्टी पंजाब और दिल्ली दोनों जगह पावर में है। पंजाब ही ज्यादातर स्टबल बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे दिल्ली की हवा इतनी खराब होती है। ये चाहते तो पंजाब में स्टबल बर्निंग को खत्म करके दिल्ली की मदद कर सकते थे, लेकिन पॉलिटिकल कैलकुलेशन और कंसिडरेशंस के चक्कर में इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई भी सीरियस स्टेप नहीं लिया है और दिल्ली को ऐसे चोक करते हुए आ रहे हैं जैसे दिल्ली उनकी गर्लफ्रेंड हो जिसको BDSM का बड़ा शौक हो। इनके सरकार में दिल्ली की वाटर क्राइसिस और भी बुरी होती जा रही है। दिल्ली के स्लम्स की कितनी बुरी हालत हो रखी है देखिए। जितने पास हम कूड़े के जा रहे हैं उतनी तेज बदबू आती जा रही है और सारे स्लम डेवलपमेंट्स को इन्होंने और इनके इन्फ्लुएंसर और NGO के दोस्तों ने अपोज ही बुरी तरह से किया है। और देखिए दिल्ली में कितना वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है। स्कूल में आज दिन मर्डर लगते हैं, रोज मर्डर लग रहे हैं हमारे स्कूल में। क्यों नहीं कर रहे केजरीवाल जी? कुछ नहीं कर रही केजरीवाल, सिर्फ गांजा बेचेंगी ही और लोगों को बिगाड़ेगी। स्मैक बना के रोज पार्कों में हमारे स्मैक बनाते हैं पार्क में। बारिश के समय में स्कूल में पानी भर जाता है। मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है देख लीजिए। पूर्वांचली वोटर्स जो कि दिल्ली के वोटिंग सिटीजंस का एक बड़ा हिस्सा है, उनको भी इन्होंने नाराज करके रखा हुआ है। उन्होंने भी इनके लिए फैसिलिटीज अनाउंस की थी, उन फैसिलिटीज की हालत देख लीजिए। और पूर्वांचली वोटर्स इनसे नाराज हैं, जिसका फायदा बीजेपी को काफी हुआ है। दिल्ली के लोग के रवा के लागत है कि बहुत ज्यादा इग्नोर कर बेचारे। हाँ, इग्नोर कल जाता है। दिल्ली सरकार इस समय इग्नोर बहुत करती है, कम थोड़े ना करती है। हमें ये नहीं समझ में आता उनकी दुश्मनी किससे है, पूर्वांचली लोगों से या पूर्वांचल से। भोजपुरी बोलने वाले जो आदमी है उनसे बहुत घृणा करता है। कि जो हमारे पूर्वांचल लोगों से इतना घृणा करत हवे ना कि ना ही करेंगे। ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, ना एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हुए हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर का कोई सुधार हुआ है। पब्लिक तंग आ चुकी है कि हर 2 महीने यहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं, सड़कें हाईवेज हाईजैक हो जाते हैं, प्रॉपर्टी तोड़ दी जाती है और ऊपर से केजरीवाल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के बजाय इन प्रोटेस्टर्स को फुल सपोर्ट देते रहते हैं। जो भी वादे किए थे कि हवा पानी साफ करेंगे, सब झूठे निकले। उसके ऊपर से आप देखें कि इंडी अलायंस से कोई बेकार पॉलिटिकल अलायंस है दुनिया में। इंडी अलायंस के कांग्रेस के लीडर्स ने कई कंस्टिट्यूएंसीज में आम आदमी पार्टी के वोट काट दिए हैं, इंक्लूडिंग केजरीवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी। इनके इंडी अलायंस के एलाई जो हैं राहुल गांधी, वो महीनों से केजरीवाल के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, केजरीवाल को ही रोस्ट कर रहे हैं। और एक बात समझ लीजिए, बाकी पार्टी वाले सब मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। इंडी अलायंस के फॉर्मर मेंबर्स जो हैं, ये इंडी अलायंस के मेंबर्स को रोस्ट कर रहे हैं। चल क्या रहा है भैया यहाँ पे? लेकिन देखिए अल्टीमेटली ये काफी हिस्टोरिक इलेक्शन है, क्योंकि केजरीवाल का हारना और उसकी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स का हारना एक ऐसी जगह जहां पर ये ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स पैदा हुई थी बहुत सिग्निफिकेंट है। एंड इन माय ओपिनियन दिस इज अ गुड डेवलपमेंट, क्योंकि केजरीवाल का इंडियन पॉलिटिक्स से जाना भारत के लिए एक नेट पॉजिटिव है। केजरीवाल ने भले ही दुनिया को बोला होगा कि ये सेवा भाव से पॉलिटिक्स में आए हैं, लेकिन ये कोई सेवा भाव से चलने वाला आदमी नहीं है। ये सिर्फ अपने ईगो से चलता है। जिस पार्टी को करप्शन खत्म करने के लिए बनाया गया था, उसका असली चेहरा तब समझ आया जब केजरीवाल ने अपनी एब्सोल्यूट पावर मेंटेन करने के लिए हर एक स्ट्रॉन्ग लीडर को हटा दिया। अन्ना हजारे, किरण बेदी, शाजिया इल्मी, जो सही मायने में करप्शन के खिलाफ खड़े होना चाहते थे, और जो पार्टी एक टाइम पर भारत की उम्मीद थी, जो एक पूरी यंग जनरेशन के इमेजिनेशन को कैप्चर कर चुकी थी कि अब फाइनली एक करप्शन फ्री, फास्ट और क्लीन गवर्नेंस वाली पार्टी आएगी, वो पार्टी खुद कांग्रेस जैसी एक करप्ट और गंदी पार्टी बन गई। उसी कांग्रेस को जिसके करप्शन को ये खत्म करने के लिए आए थे। एक और रीजन क्यों केजरीवाल का हारना इंडिया के लिए एक नेट पॉजिटिव है, वो इसलिए है कि केजरीवाल के पॉलिटिकल सीन पर आने के बाद इंडियन पॉलिटिक्स का डिस्कोर्स और भी ज्यादा गंदा हो गया था। याद रखिए, बाटला हाउस एनकाउंटर पे सबसे पहले सवाल केजरीवाल ने खड़ा किया था, सबसे पहले आतंकियों को सपोर्ट केजरीवाल ने किया था। दो इंसिडेंट्स एक साथ हुए, एक तो बाटला हाउस एनकाउंटर जिसके ऊपर कई सारे प्रश्न चिन्ह रेज किए गए, और दूसरा जो अभी निकल के आया कि मालेगांव और कई सारे ब्लास्ट्स में हिंदू संगठनों का हाथ था। केजरीवाल ने सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आर्मी को अटैक किया था और उनसे प्रूफ मांगा था। मेरे पास आज भी वो मैसेज सुरक्षित है जिसमें महान नेताजी जो आज संत बन रहे हैं, इन्होंने मुझे ड्राफ्ट भेजा था
कि ये ड्राफ्ट तू बोलेगा वीडियो पर। तो मैंने कहा बकवास बंद कर, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, अभी बताऊंगा, ये फालतू की बात नहीं होगी। मैं घर गया, तब तक वहाँ चम्मच और चापलूस बैठ चुके थे जो उन्हें महान सिद्ध कर चुके थे, उन्होंने सही सोचा। मैंने तब भी अलग ले जाके कहा, मैं बाथरूम में पीछे पीछे तक उसके गया, मैंने कहा ये बिल्कुल मत कर, इससे कोई पॉलिटिकल फायदा भी नहीं होगा और ये देश का मनोबल गिराएगा, सेना का मनोबल गिराएगा। मैंने मणिदीप स्पष्ट एक वाक्य कहा था, दिव्या पे सरस्वती थी, कि कल पाकिस्तान इसका फायदा लेगा। और आप यकीन मानिए, इधर वीडियो गया, अगले दिन पाकिस्तान के अखबारों की फ्रंट लाइन था, दिल्ली सीएम ने शंका करी, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए, कहा हुआ ही नहीं है। और मैंने कहा हो गया नाश। भाई आप सेना के बारे में ऐसा मत बोलिए जिससे पाकिस्तान उसकी एडवांटेज ले, जिससे दुनिया भर में हमारी थूतू हो। और उन्होंने कहा कि नहीं भाड़ में गया देश, पहले मोदी निपटाना जरूरी है। केजरीवाल ने राम मंदिर का मजाक उड़ाया था। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर बनाने से नहीं होगी। खालिस्तान मूवमेंट भारत में लगभग खत्म हो चुका है, मर चुका है, लेकिन केजरीवाल और उसकी पार्टी ने इन एक्सट्रीमिस्ट को पंजाब में फिर से अपीस करना शुरू किया और उनके साथ दोस्ती जोड़नी शुरू की। जहां पर खालिस्तानी मूवमेंट खत्म हो चुका था, वहां पर ये लोग इसको फिर से पॉलिटिकल लेजिटिमेसी देने लगे। सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में इन्होंने उन्हीं लोगों को स्पेस दिया जो इस देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। केजरीवाल खुद एक अलेजेड खालिस्तानी के घर में रात बिता के आए हैं। रिटर्न में खालिस्तानी आपको सपोर्ट देते हैं। बैंड इंटरनेशनल ग्रुप सिख यूथ फेडरेशन का चीफ ऑपरेटिव गुरदयाल सिंह खुद आम आदमी पार्टी की इलेक्शन कैंपेनिंग कर चुका है। आम आदमी पार्टी के खालिस्तानी टाइज कोई और नहीं, इनके पुराने साथियों ने एक्सपोज किया है, कांग्रेस ने एक्सपोज किया है। अलेजिडली केजरीवाल ने बैंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से फंडिंग भी ली है। जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ था, उसकी भी खिल्ली उड़ाई थी इस आदमी ने। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, जब भी बात नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटीग्रेशन की आई, केजरीवाल ने हमेशा भारत के हित के खिलाफ काम किया। उसका इंटरेस्ट इंडिया की सुरक्षा या इंडिया की इंटेग्रिटी में नहीं था, सिर्फ एक चीज में था, अपनी पर्सनल पावर। और जितना इस आदमी की टॉक्सिक पॉलिटिक्स का असर इंडियन पॉलिटिक्स में कम होगा, उतना ही भारत के लिए और भारत के फ्यूचर के लिए ये एक अच्छी चीज है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस इलेक्शन रिजल्ट के बाद आपका फेवरेट मेल्टडाउन क्या था? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और मुझे ये भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की हार के पीछे और बीजेपी की जीत के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था? वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और गाइस, हम कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए वॉलपेपर्स इकट्ठा कर रहे हैं हमारे पेट्रियन मेंबर्स के लिए, यूट्यूब मेंबर्स के लिए, और आप हमारे पेट्रियन पे जाकर वॉलपेपर को एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहे, सुखी रहे, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।